गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो जो है मैं आपके लिए नीट सीरीज का लेकर मैंने बनाया है। तो आज आपका ये फर्स्ट वीडियो है फॉर योर नीट बायोलॉजी। ये जो वीडियो है मैंने डिफरेंट वेबसाइट से, बुक से और कुछ पर्टिकुलर वीडियोस से लेकर के एक कंसाइज वीडियो मैंने तैयार किया है। इसमें आपको डिफरेंट वेबसाइट्स का, डिफरेंट वीडियोस का, डिफरेंट आपको बुक्स का, सबका एक बेसिकली समराइज फॉर्म मिलेगा। लेकिन इस समराइज फॉर्म में भी आपको कम टाइम में बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा और इन वीडियोस में आपको लगभग नीट बायोलॉजी का पूरा कोर्स कवर्ड मिलेगा। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत काम आएंगे आपके। अगर आप इन वीडियो से अपनी नीट बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। मैं उन सभी लोगों का थैंकफुल हूँ जिनसे मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं। मैं पर्टिकुलर उन लोगों को जिनसे मैंने कंसल्ट करके वीडियोस को बनाया है या जिनके वीडियोस को मैंने देखा है या जिस वेबसाइट से मैंने कंसर्न किया है या जिन बुक से मैंने कंसर्न किया है, उन सब लोगों को मैं थैंक्स करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इन वीडियोस में आपको कंसाइज फॉर्म में अपना नीट का सारा सिलेबस जो है बायोलॉजी का मिलेगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर आपका जो है एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। आप जानते हैं कि जो नीट है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक से कंसल्ट करते हैं और हमारे नोट्स को पढ़ते हुए चलते हैं तो आपको नीट बायोलॉजी पूरी तरह से कवर्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि हमारे एनसीईआरटी में जो है फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। तो इसी चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा लाइफ फॉर्म है जो कि ऑप्शनल है। किसी भी लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन इज ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब अगर हम बात करें तो लाइफ प्रोसेस, हमारी लाइफ में कई तरह के प्रोसेसेस हैं। आप डाइजेशन करते हैं, आप एक्सक्रेशन करते हैं, आप जो है पर्टिकुलर सर्कुलेशन आपकी बॉडी में होता है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। तो अगर हमारे अंदर डाइजेशन ना हो तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकती। न्यूट्रिशन, इसी तरह से रेस्पिरेशन ना हो तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगी। इसी तरह से अगर एक्सक्रेशन ना हो तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या वो जिंदा नहीं रहेगी? आज की डेट में अगर सारे के सारे जो बेसिकली इंसान हैं और वो कसम खा लें कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या वो मर जाएंगे? या कोई भी एक कपल है, कोई भी जोड़ा है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है किसी भी वजह से या उसके जो है किसी तरह से प्रोजेनी रिप्रोड्यूस नहीं होती है तो क्या आप उसको लिविंग फॉर्म नहीं कहोगे? ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, हम चाहें तो रिप्रोडक्शन करें, हम चाहें तो रिप्रोडक्शन ना करें। लेकिन ऑप्शनल होते हुए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। क्योंकि अगर आज की डेट में जितने भी प्रेजेंट में जो भी इंसान हैं या कोई भी स्पीशी है, अगर वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो आने वाले 60, 70, 80 सालों में वो स्पीशी इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो स्पीशी इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। तो हमें अपनी स्पीशी की रेस को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ओके, तो जैसे मैंने कहा ऑप्शनल होते हुए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रिप्रोडक्शन का किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में होता है। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो बायोलॉजी बेसिकली क्या, बायो मीन्स जो होता है वो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि वो लाइफ से ही कंसर्न होता है, लाइफ ही बायो है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ लाइफ, जो दुनिया में किसी तरह की अगर लाइफ है उसको स्टडी अगर कर रहे हैं तो वो बायोलॉजी। तो यहाँ पे बायोलॉजी में मैंने कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिए हैं। While individuals organism die, species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction। कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो मरते जाते हैं। इंडिविजुअल कोई भी इंसान है, कोई भी जानवर है, वो उसकी डेथ होती है। लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान की, उस पर्टिकुलर जानवर की या उस पर्टिकुलर प्लांट की स्पीशीज जो हैं वो कंटिन्यू रहती हैं, वो लिविंग रहती हैं। एक इंसान के पास दूसरा इंसान आएगा, एक प्लांट के बाद दूसरा प्लांट पैदा होगा, एक जानवर से दूसरा जानवर पैदा होगा। तो स्पीशी कंटिन्यू रहती हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक की। अगर कोई नेचुरल मतलब कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं आती है, मान लीजिए कि भूकंप आ गया, ठीक है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे फ्लड्स आ गए, पर्टिकुलर वहाँ की कोई पर्टिकुलर स्पीशी थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई,
ठीक है। तो नेचुरल या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक की बात करें तो एंथ्रोपोजेनिक वो बेसिकली होता है जो कि इंसानों की ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है। तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी अगर कोई एक्सटिंक्शन हो रहा है तो एंथ्रोपोजेनिक है। अब ह्यूमन एक्टिविटी क्या, अगर मान लीजिए कि कोई इंसान पर्टिकुलर जो है या कोई कंट्री जो है कहीं पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन कर दे, तो न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाले वहाँ के पर्टिकुलर जो कोई स्पीशी या पर्टिकुलर कोई भी जगह होगी या कोई इंसान होगा तो उस जगह के इंसान जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उस जगह की वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। या कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डोडो नाम की बेसिकली एक एनिमल था जो कि मॉरिशस में होता था। इसको मॉरिशस ने जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया इसके मीट के लिए, इसके खाल के लिए। तो आज डोडो नाम का जो जानवर है वो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसी तरह से स्टेलर सी काऊ नाम का एक समुद्री जानवर था जो कि रशिया में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ इसका, रशिया में बहुत ज़्यादा इसको जो है बेसिकली एक्सप्लॉइट किया गया और रशिया के अंदर जो ये पाया जाता था, लेकिन आज की डेट में स्टेलर सी काऊ जो है इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये दोनों बेसिकली मेन एग्जाम्पल हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन के, जो कि इंसानों की वजह से कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हुए। क्लियर हो गया। तो रिप्रोडक्शन का जो बात अगर हम करते हैं तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स ओन काइंड टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ वंस स्पीशीज। तो रिप्रोडक्शन वो एबिलिटी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसमें कि वो अपने जैसे किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है ताकि उसकी स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, ताकि उसकी स्पीशीज जो है वो आने वाले सालों में चलती रहे। ठीक है। तो अपने जैसे ही किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, इंसान का बच्चा इंसान को पैदा करेगा, हाथी का बच्चा हाथी जो है हाथी के बच्चे को पैदा करेगा। इसी तरह से जो है कोई भी आप कैट डॉग ले तो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जो है वो जन्म देते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया। तो रिप्रोडक्शन इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। तो रिप्रोडक्शन जो है एक वाइटल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी स्पीशी लंबे समय के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ईच इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग बाय असेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स। तो कोई भी इंडिविजुअल है उसके अंदर रिप्रोडक्शन तो होगा ही। अब वो ये रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट मेथड इज असेक्सुअल एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल मेथड। ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहा जाता है खासतौर पे जो लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं कि ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है। जब तक कि लोअर कैटेगरी के या सिंगल सेल एनिमल्स हैं या लोअर कैटेगरी के एनिमल्स हैं जिनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है, वो जब तक कि अपने फेवरेबल कंडीशंस में है, ठीक है, जब तक कि वो असेक्सुअल तौर पे रिप्रोड्यूस करते हैं। और जब कभी भी एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। हालांकि जो हायर कैटेगरी के हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये सब के सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो ऐसे एनिमल्स जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो फेवरेबल कंडीशन होने पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके। तो ईच इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है, मैंने बताया बाय असेक्सुअल और सेक्सुअल मींस। आगे जैसे बात किया जा रहा है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स वेरिएशंस व्हिच लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। अब क्यों वेरिएशंस आते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है दो इंडिविजुअल्स होते हैं। आप कह सकते हो कि दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है। ये दो इंडिविजुअल्स आपस में बेसिकली रिप्रोड्यूस करेंगे, आपस में मतलब फर्टिलाइजेशन होता है इनके गैमेट्स का, एग और स्पर्म का। ठीक है। और वो एग और स्पर्म जो होते हैं आपस में मिलकर के एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। तो दोनों के पर्टिकुलर डीएनए के आने वजह से इनके अंदर वेरिएशंस होता है और इन वेरिएशंस का फॉर द लॉन्गर टाइम में एवोल्यूशन इससे होता है, जिससे कि नई स्पीशीज होती है। तो एवोल्यूशन का अगर आप बात करें तो एवोल्यूशन की जो बेस है, ठीक है, तो वो बेस वेरिएशन ही है। तो जैसे जैसे वेरिएशंस होते आते हैं वो कोई भी पर्टिकुलर स्पीशी नई स्पीशी में बेसिकली चेंज होती आती है, उसके अंदर एवोल्यूशन होता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। तो रिप्रोडक्शन जो है वो आपकी कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशी को प्रिजर्व करती है। साथ ही साथ में ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन
विच कैरीड इन द डीएनए। और अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिप्रोडक्शन की वजह से ही जो है जिसमें कि सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्वॉल्व होता है, जिससे की वजह से हमारे अंदर मतलब कोई भी प्रोजेनी जो बनती है, जो ऑफस्प्रिंग बनती है, उनके अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन आती है फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, ठीक है। और उस हेरिडिटी में जो इंफॉर्मेशन है वो किसके जरिए आती है, वो डीएनए के जरिए आती है। तो पर्टिकुलर एक मेल का, पर्टिकुलर एक फीमेल का डीएनए ट्रांसफर होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद वो बनता है जाइगोट, जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल के डीएनए मौजूद होते हैं, और ये डीएनए जो होते हैं कहीं ना कहीं वेरिएशन को भी बढ़ावा देते हैं। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है वो वेरिएशन को भी बढ़ावा देता है। ओके, तो आप यहाँ पे जानते हो कि चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना ही होगा, अपनी प्रीवियस क्लासेस पढ़ा ही हुआ है। तो यहाँ पे एवोल्यूशन की से बात चल रही है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात उनकी है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो उनका था, उसमें मतलब यही था कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग मोर ऑफस्प्रिंग एंड दे आर सर्वाइविंग इन एडवर्स कंडीशन, कि ऐसे ऑफस्प्रिंग जो ज्यादा से ज्यादा अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो ऑफस्प्रिंग जो हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में भी अपने आप को सर्वाइव करा पा रहे हैं। कहने मतलब ये है कि दुनिया का वातावरण, दुनिया का माहौल चेंज होता रहता है, तो जैसे जैसे वातावरण में, वैसे से एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, उन एडवर्स कंडीशंस में भी जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करा पाता है वो सर्वाइव करेगा, मतलब वो आगे दुनिया में उसकी स्पीशी बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही कि एडवर्स कंडीशंस में, चेंजेबल एनवायरनमेंट में भी अपने आप को जो ऑर्गेनिज्म्स सर्वाइव करा पा रहे हैं वही जो है बेसिकली सर्वाइव करते हैं, और इसी के बेसिस पे जो नेचर है उन स्पीशीज को सेलेक्ट करती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। उसी की बेसिस पे नेचर सेलेक्ट करेगी, जिसको कि नेचुरल सिलेक्शन कहा गया है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे पर्टिकुलर अपने आप को चेंजेबल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अपने जीन्स के अंदर, हमारे अंदर बदलाव आते हैं, हमारे जीन्स से बदलाव आते हैं, हम जो है सर्वाइव कर पाते हैं, जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा गया। और उसी तरह से हमारा जो नेचर है वो नेचुरल सिलेक्शन करती है। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, तो लाइफ स्पैन आप जानते हो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो लाइफ होती है 60 साल, 70 साल, 80 साल, ठीक है। तो वो लाइफ स्पैन की बात हो रही है। तो वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन, ठीक है, वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी। तो लाइफ स्पैन कोई भी हो, हर जो बेसिकली स्पीशी का अलग अलग लाइफ स्पैन हो सकता है, लेकिन उसकी डेथ होनी है, चाहे वो 100 साल के बाद हो, चाहे वो 50 साल के बाद हो, चाहे वो 1 हफ्ते के बाद हो, चाहे वो 1 महीने के बाद हो, डेथ होगी। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, मतलब कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है, सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के। और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आप एग्जांपल अमीबा लिखा हुआ है, और आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जैसे अमीबा जो क्या करता है, वो असेक्सुअल तौर पे बाइनरी फ्यूजन करता है। तो एक अमीबा जो है वो 2 अमीबा में, बेसिकली 2 डॉटर अमीबा सेल्स में डिवाइड हुआ था। तो वो देखिए, अमीबा जो पेरेंट अमीबा था वो मरा नहीं, वो क्या हुआ, 2 डॉटर अमीबा सेल्स में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि हाँ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इस तरह के, जो कि बाइनरी फ्यूजन कर रहे हैं या फ्रैगमेंटेशन कर रहे हैं या दूसरे इस तरह से पार्ट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो जो होते हैं बेसिकली मरते नहीं है, बल्कि अपने आप को अपने ऑफस्प्रिंग्स में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप बात कह सकते हो कि कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है, तो वो अमर तो नहीं है कोई भी, तो कोई अपने जो बेसिकली चेंज हो रहा है अपने ऑफस्प्रिंग में, और कोई सी की पूरी तरह से डेथ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ लाइफ स्पैन्स मैंने यहाँ पे दिए हैं कि कौन सी किसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है एक एवरेज तौर पे। तो एलिफेंट्स की अगर आप बात करें तो 60 to 90 ईयर्स की होती है, डॉग की 20 to 30 ईयर्स होती है, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स होती है, क्रो 15 ईयर्स तक की होती है, पैरेट की 140 ईयर्स होती है, काऊ की 20 to 25 ईयर्स होती है, हॉर्स की 60 ईयर्स होती है, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 30 डेज, टॉर्टोइज 100 to 150 डेज, रोज 5 to 7 ईयर्स, बनाना ट्री 25 ईयर्स, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ्स, बैनियन ट्री 200 ईयर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पर्टिकुलर कुछ स्पीशीज की मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी है जो आपके एनसीईआरटी में भी पूछी गई है। तो इस तरह से फाइनली अगर आप रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस
that ensures continuity of life as well as continuity of species। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि हमें कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मिलती है, मतलब एक लाइफ फॉर्म जो है वो आगे बढ़ता जाता है, उस लाइफ फॉर्म के आगे बढ़ने पे उस पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म की जो स्पीशी है वो पर्टिकुलर बढ़ती जाती है। तो इंसान मरते हैं, लेकिन अगर उसकी स्पीशी की बात करें होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस स्पीशी जो है ये जब तक कि इंसान रिप्रोडक्शन करता रहेगा, होमोसेपियन नाम की स्पीशी जो है वो हमेशा चलती रहेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको क्या शो हो रहा है, एक एग शो हो रहा है जो कि फीमेल साइड से है, ये स्पर्म शो हो रहा है जो कि मेल साइड से है। दोनों में न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई कंटेनिंग डीएनए मैंने लिखा है, ये न्यूक्लियाई है जिसमें डीएनए मौजूद है, ये न्यूक्लियाई है जिसमें डीएनए मौजूद है, ठीक है। इन दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन हुआ जिससे कि फर्टिलाइज एग बना, ठीक है, जिसमें डीएनए फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, मतलब ये डीएनए आपस में मिल गए और ये एग बना जिसमें कि बेसिकली दोनों के डीएनए मौजूद है। फिर ये बेसिकली फर्टिलाइज एग जो है चेंज होता है एम्ब्रियो में, इसके अंदर डिवीजन होता है, ये एम्ब्रियो में चेंज होता है जिसमें कि एम्ब्रियो विद कॉपीज ऑफ इनहेरिटेड डीएनए, तो मतलब दोनों की कॉपीज जो है इसके अंदर मौजूद है और इसी से एम्ब्रियो डेवलप होकर के लास्ट में ये ऑफस्प्रिंग बनाता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है जिसमें दोनों के ट्रेड्स, मतलब दोनों पेरेंट्स के ट्रेड जो हैं वो इनहेरिट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके स्पर्म एग से कहानी आगे बढ़ती है, एग बनता है, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे बढ़ेंगे और ये वीडियो आपका एक इंट्रोडक्टरी टाइप का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग असेक्सुअल और सेक्सुअल फॉर्म की बात करेंगे और थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे। टिल देन हैव अ गुड बाय।